Hello everyone, hi and welcome to Top Learning Classes. My name is Adrika Dikshit और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी English class 10th का chapter number 4 which is from the diary of Anne Frank. It's the fourth chapter of your English textbook. So let's get started with the chapter. मतलब ये chapter जो है आपका let me give you a short intro. First तो ये जो chapter है आपका ये एक लड़की है उसके ऊपर है ना। मतलब ये लड़की की एक ऑटोबायोग्राफी है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है। मतलब जब अपन खुद से अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऑटो मतलब अपने आप, है ना। तो अब जब अपन अपने आप लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो ये एक लड़की है एन फ्रैंक करके, तो उनने ये अपने ऊपर लिखा है। एक्चुअली उनके 13th बर्थडे पे उनको ये डायरी जो थी वो गिफ्ट करी गई थी और उनने सब कुछ काफी अच्छी तरीके से, जो चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है कि मतलब पूरी चीज उन्हें बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करी है, जो अपन चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे जब बिल्कुल पढ़ेंगे। बट मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो बता देती हूँ। तो एक्चुअली उनने ये जो अपने डायरी में वो रोज में लिखती थी, जो उनको सही लगता था वो लिखती थी। उनने वो डायरी उनको उनके 13th बर्थडे पे गिफ्ट करी गई थी। एंड देन 13th बर्थडे पे गिफ्ट करी गई थी। उससे पहले वो कुछ बहुत इंटरेस्टेड इंसान नहीं थी ऐसे इन जनरल, जैसे लोगों से बात करने में या ऐसे। बट उनका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड नहीं था। कोई एक जो होता है ना, एक क्लोज फ्रेंड होता है, सबका होता है एक क्लोज फ्रेंड, जिससे वो सारे जो जिनके सामने आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो सकते हो, है ना। लोग बाग स्टोरी में डालते हैशटैग ब्रदर्स फॉर लाइफ, है ना, कि क्या ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, है ना। सब सब डालते हो, झूठ मत बोलो। तो ऐसे ही उनका कोई बहुत अच्छा क्लोज फ्रेंड नहीं हुआ करता था। तो उनने वन डे शी डिसाइडेड कि क्यों ना मैं डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानूं। एंड जो डायरी को, जो वो जिसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी, उसका नाम उनने क्या रखा, किटी। ठीक है, तो वो अपनी डायरी में काफी चीजें लिखती थी। एंड देन एक मतलब उनको 13th बर्थडे पे उनकी डायरी गिफ्ट करी गई थी। हर सन जो है वो दिया हुआ है, सारी डेट्स दी हुई हैं। और क्योंकि अगर चैप्टर में आपको दिया गया है, ऑथर ने इतनी मेहनत करी है लिखने की, तो आप लोगों को भी अपने आंसर्स में लिखना है। देखिए बच्चों, बात क्या होती है, आंसर सब लिखते हैं, पूछा जाता है तो आंसर सब लिखते हैं। बट एक आंसर किस स्टैंडर्ड का है ना, वो क्या चीज पर, किस चीज से पता लगता है। अगर आप लोगों को चैप्टर्स में डेट्स दी गई हैं, कितने डेट में वो बॉर्न हुई, कब उनकी डेथ हुई, कितना टाइम रही, सब कुछ, कितने फैमिली में कितने लोग थे, जब ये सारा जो मटेरियल आपको दिया गया है ऑलरेडी चैप्टर में, आप उसका यूज करके एक आंसर बनाते हैं, तो वो आंसर का क्या होता है, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे मैं किसी के बारे में, महात्मा गांधी फ्रीडम फाइटर थे, वो कहते थे कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो ठीक है, ये आंसर हो गया, चेक करने में इसमें भी नंबर मिलेंगे। बट अगर मैं लिखूं महात्मा गांधी इतने सन को बॉर्न हुए थे, इतने सन में उनका डेथ हो गया था, इतने से इतने तक वो रहे, और उनने ये करा, उनने ये आंदोलन चलाए, उनने सॉल्ट मार्च निकाली, और ये और वो, तो क्या होगा, मेरे जो आंसर है उसका क्या स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जो टीचर होगा, जो चेक कर रहा होगा, वो क्या चीज रियलाइज करेगा कि नहीं यार, इसने कुछ तो पढ़ा है ना। तो आपको क्या करना है, आपके जो आंसर है उनका क्या स्टैंडर्ड बढ़ाना है। स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्या करोगे, जितना भी ऊपर से कुछ भी नहीं, जितना भी कंटेंट आपके चैप्टर में गिवन है, आपको आपको उसको एकदम गो थ्रू करना है और उस बिल्कुल वैसे का वैसा ही अपने आंसर में उतार देना है। ठीक है, तो वापस आते हैं अपन चैप्टर की ओर। तो अब इस चैप्टर में क्या है, अब ये चैप्टर जब वो 15 इयर्स की थी, है ना, तब उनका डेथ हो गया था। ठीक है, कैसे हो गया था सब पढ़ेंगे। ये एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। जो एन फ्रैंक थी, वो अपने डायरी में जो लिखा करती थी, तो उनकी डेथ के बाद उनके जो फादर है, उनको उनकी डायरी मिली, और जब उन्होंने डायरी पढ़ी तो उनको लगा कि ये डायरी क्या होनी चाहिए, पब्लिश होनी चाहिए, क्योंकि ये 1940s के टाइम की बात है सारी। और इतने पहले ना कोई न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, ना कोई मैगजीन्स हुआ करती थी। मतलब नहीं, न्यूज़पेपर तो हुआ करते थे, बट ऐसे टेलीविजन नहीं था, मतलब कोई बहुत अच्छा सोर्स नहीं था किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने का, है ना। अब कि मतलब किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक फैल रही होगी, अब किसी को नहीं पता है, मुझको भी नहीं पता, मैं भी नहीं थी 1940s में। तो अब हुआ क्या, उनके पापा ने क्या करी, वो जो उनकी बुक थी उसको पब्लिश कराया। तो वो उनकी बुक इतनी ज्यादा अच्छी
मतलब गई बोल सकते हैं कि टॉप, मतलब आज तक भी उनकी जो बुक है उसको पढ़ रहे हैं लोग, और वो एक उनने एक्चुअली क्या चीजें फेस करी, क्या क्या उनके साथ हुआ, उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया था नाजी के रूल के बाद, तो कि कितना कुछ हुआ उनके साथ, उनने सब अपनी बुक में इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग भी बिल्कुल 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 रीड करिए बुक, काफी अच्छी बुक है। तो उसमें से ही एक एक्सट्रैक्ट लोगों ने, मतलब थोड़ा सा उन लोगों ने एक बुक में से एक पार्ट को निकाल के आप लोगों के सामने रखा है, तो अब आप लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इंट्रो में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया है आपको, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप चैप्टर्स के साथ आगे बढ़े, ठीक है। एनलीज मैरी एंड फ्रैंक, ये इनका पूरा नाम है। ये 12 जून 1929 को इनका बर्थ हुआ। 12 जून 1929 को इनका क्या हुआ, बर्थ हुआ। और फेब्रवरी और मार्च, मतलब ये अपन लोगों को एकदम एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है इस चीज की, तो फेब्रवरी या फिर मार्च में, मतलब कुछ कंफ्यूजन होगा डेट्स का। 1945 में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। वो एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल थी, ठीक है, मतलब बॉर्न उनका जर्मनी में हुआ था, मतलब जर्मन बॉर्न थी वो, बट वो एक जूइश गर्ल थी, ठीक है। ये सब आपको आना चाहिए। अगर इतना ज्यादा एक्यूरेट नॉलेज आपको दिया गया है चैप्टर में, तो आप लोगों को उसको याद करना पड़ेगा, है ना। ये आपको किसी भी चीज में एक आपको एक्सट्रैक्ट आ सकता है और उसके नीचे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन थी, क्या बिलीव्स थे उनके, किस चीज को फॉलो करती थी वो, कहाँ वो बॉर्न हुई थी, तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि उनका बर्थ कब हुआ था, किस सन में हुआ था। ऑप्शंस आ सकते हैं इसमें इसमें ABCD करके, तो आप लोगों को एकदम प्रिपेयर्ड रहना है, ठीक है। Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब ये ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, तो जर्मन ऑक्यूपेशन से मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर, बिजनेसमैन, इंजीनियर, क्या ऑक्यूपेशन है आपके मम्मा की, आपके पापा की, आपकी क्या ऑक्यूपेशन, तो ये ऑक्यूपेशन का मतलब था। ये इनने तब की बात बताई है जब जो जर्मन ऑक्यूपेशन था, वर्ल्ड वॉर टू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू में जो जर्मन ऑक्यूपेशन था वो फैल गया था, ठीक है। तो आगे भी बताया जाएगा कि वो पहले कहाँ रहती थी, फिर वो कहाँ से कहाँ चली गई। तो अभी वो डायरी में ये सब, ये जो चीजें हैं, ये वो उनने तब लिखी हैं जब वो 2 साल के लिए कहाँ पर थी, हाइडिंग, मतलब वो छुपे हुए थे। कौन कौन, उनकी फैमिली, जिसमें थी उनकी एक एल्डर सिस्टर जो उनसे 3 साल बड़ी थी, एल्डर सिस्टर, उनकी मदर और उनके फादर, इतने लोग थे। और उसके अलावा वो उनके 4 फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या थे, ये एम्स्टरडेम में थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazi gained power in Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. मतलब ठीक है, जो नाजी थे, ठीक है, जो नाजी थे उनका जर्मनी में उनने क्या, उनका ऑक्यूपेशन हो गया, उनने उतना रूल कर लिया था, एरिया उनने अपने अंडर में ले लिया। तो उनके टॉर्चर से, उनकी जो भी मतलब वो कंसंट्रेशन कैंप्स में रख देते थे, उनके साथ टॉर्चर करते थे, और पता नहीं क्या क्या नहीं होता था, ठीक है। उन सब चीजों से बचने के लिए ये लोग कहाँ मूव हो गए, एम्स्टरडेम में। पर फिर एम्स्टरडेम में भी जो नाजी का ऑक्यूपेशन था, तो वो अब एम्स्टरडेम में भी आ गया था, ठीक है। मतलब वो इतना ज्यादा फैल गया था, अब ये लोग बच नहीं पाए ऑब्वियसली। और अब ये कहां पर है, एक्सटेंडेड टू नीदरलैंड, ये नीदरलैंड तक आ गए हैं, ठीक है, ठीक है। As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942, in hiding in hidden rooms in her father's Otto Frank's office building, ठीक है। जो ऑटो फ्रैंक थे, उनकी जो ऑफिस की बिल्डिंग थी, वहां पर हिडन रूम्स थे, तो ये लोग 2 साल तक वहां पर ही छुपे रहे। आप लोग क्या एक
इमेजिन कर सकते हैं 2 साल तक एक जगह पे छुपे रहना। तो ये वहां पे छुपे थे कब? हाइडिंग इन जुलाई 1942। देखिए 1942 में ये लोग छुपे थे, उसके बाद 1945 में उनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा टॉर्चर होगा और उनके साथ क्या हुआ होगा आगे। ग्रेट। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, मतलब अब 2 साल हो गए हैं उनको छुपे हुए। द ग्रुप वॉज betrayed and transported to the concentration camp system where N died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. ठीक है, मार्गोट, आई एम सॉरी, मार्गोट। तो अब हुआ क्या? अब 2 साल तो वो छुपे रहे, बट उसके बाद वो जो उन लोगों से, नाजी ये लोग थे, इन लोगों से वो अब बच नहीं पाए। ठीक है, तो अब 2 साल बाद क्या हुआ? अब इन लोगों को पकड़ लिया गया। इनको पकड़ के कहाँ डाल दिया? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एक ऐसी जगह होती है जहां लोगों को टॉर्चर करा जाता है, उनपे ऑर्डर कर दिया जाता है। मतलब वहां पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, मेरा ख्याल ऑलरेडी, आप 10th में हो तो, कि 9th में भी बताया गया था, 10th में भी पढ़ाया गया है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होता है। मतलब वहां पर जो लोग हैं उनको उनकी क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, गैर मंजूरी से रखा जाता है, और उनके साथ क्या होता है? काफी ज्यादा टॉर्चर होता है। ठीक है, उनको हर तरीके से ना फूड ना वाटर, कुछ भी नहीं, बस आपके साथ क्या हो रहा है? टॉर्चर हो रहा है। ओके, तो 2 साल तो वो लोग छुपे रहे, पर उसके बाद वो छुप नहीं पाया और उनको उठा के कहाँ डाल दिया? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस। टाइफस कहते हैं ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। उसके कारण जो एन फ्रैंक थी उनकी क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई। और जो उनकी बहन थी मार्गोट फ्रैंक, उनके उनकी डेथ के कुछ दिनों बाद ही जो एन फ्रैंक थी उनकी डेथ हो गई। और ये बर्जिन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप का नाम है। ठीक है, her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. ठीक है, ये अवेलेबल है भी है बुक, अगर आप पूरी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट आता है इस बुक में तो अब क्या होता है? अब वो अपनी पूरी फैमिली जो होती है उनकी एकदम सबकी डेथ हो चुकी होती है, सिर्फ जो उनके फादर थे ऑटो फ्रैंक वो बचे हुए होते हैं। अब क्या होता है? जब वॉर एंड हो जाती है ना, पूरी वार एंड हो जाती है, उसके बाद उनके जो फादर है वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना मैं वापस एम्स्टरडेम जाऊं और जाकर देखूं कि क्या जो एन फ्रैंक डायरी लिखा करती थी वो अभी तक वहां पर है। तो वो जाते हैं और बाय गॉड ग्रेस जो डायरी होती है वो उनको मिल जाती है। तो जब उन्हें डायरी मिल जाती है तो वो डायरी लेते हैं और वो देखते हैं इतना यूनिक रिकॉर्ड है कि उस टाइम उनके साथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में क्या क्या हुआ था, कौन ने क्या क्या किया, क्योंकि जो एन फ्रैंक है वो सब नोट करती थी। तो क्योंकि वो एक जो डायरी थी जिसका नाम उसने किटी रखा था, वो उनको कैसा ट्रीट करती थी? एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ क्लोज वन। ठीक है, तो उनने उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें लिखी हुई थी, तो उनको उनके फादर को समझ में आया कि ये कितना ज्यादा यूनिक रिकॉर्ड है। ठीक है, क्योंकि जो लाइव चीजें चल रही थी वो सारी उनने किस तरीके से अपने शब्दों में एक डायरी में लिखा होगा। तो ही डिसाइडेड कि अब अपन इस बुक को क्या करते हैं, मैं क्यों ना इस बुक को पब्लिश करता हूँ, कि हम लोगों ने जो फेस करा, हम लोगों ने जो देखा, या उन एन फ्रैंक ने जो देखा, वो क्या पूरा का पूरा वर्ल्ड देख सके। ठीक है, और ये जो इंग्लिश में बुक, ये बुक इंग्लिश में पब्लिश हुई थी, क्या नाम से पब्लिश हुई थी? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, the diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12th June 1942. Chronicles the event of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। मतलब जो लास्ट एंट्री थी डायरी में वो कितनी तारीख की थी? 1 अगस्त 1944 की थी। जो लास्ट एंट्री थी बुक में, जो फाइनल एंट्री थी जो उनकी डायरी में, वो कब की थी?
1 अगस्त 1944 और उन्होंने कब से लिखना स्टार्ट करी थी डायरी को? 12 जून 1942। ठीक है, तो ये जो एन फ्रैंक है उनको उनके 12th मतलब उनको फ्रैंक उनको उनकी 13th बर्थडे पे गिफ्ट करी गई थी। ठीक है, और उसमें वो काफी ज्यादा चीजें लिखा करती थी। जो पहली एंट्री हुई थी उस डायरी में वो कितने की थी? 12 जून की थी 1942। और जो उनकी फाइनल एंट्री थी वो कब की थी? फर्स्ट अगस्त 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages. ठीक है, तो ये ओरिजिनली उनने डच में लिखी थी, डच लैंग्वेज होती है एक, तो उनने उसमें लिखी हुई थी। और लेकिन वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई उनकी जो डायरी थी, बट जब वो लिख रही थी तो उनके दिमाग में एक ही चीज आ रही थी कि कोई एक 13 ईयर ओल्ड किड की डायरी क्यों पढ़ना पसंद करेगा, या वो इतनी इंटरेस्टिंग कैसे हो सकती है कि उनकी डायरी पढ़े। बट एक्चुअली जो उनकी डायरी थी वो पूरे वर्ल्ड ने पढ़ी। ठीक है, इनफैक्ट वो काफी ज्यादा मैनी मतलब काफी लैंग्वेजेस में क्या करी गई? ट्रांसलेट भी करी गई। ओके, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक। ठीक है, और क्या बन गई थी जो बुक थी? वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। There have also been several films, televisions, and wow. There have also been several films, televisions, and theatrical productions, and even an opera based on the डायरी। ये चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज अगर आप अपने आंसर में लिखोगे तो ऑब्वियसली आपके जो आंसर है उनका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और ये काफी अच्छी चीजें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए कि वो जो उनने बुक लिखी थी एक 13 ईयर ओल्ड किड ने, जब वो ये सोच रही थी कि यार ये बुक को कोई क्यों पढ़ना पसंद करेगा, फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग बुक में दिया हुआ है, अपन आते हैं उस पर भी। पर वो जो बुक थी वो डच में लिखी गई थी ओरिजिनली। ठीक है, जो ओरिजिनल थी डायरी थी वो डच में लिखी हुई थी इनटू मेनी लैंग्वेज, और वो ट्रांसलेट हुई थी मैनी लैंग्वेजेस में, काफी सारी लैंग्वेजेस में जो बुक थी वो ट्रांसलेट हुई थी, और वो क्या बन गई थी? वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक। ठीक है, देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और उसके ऊपर काफी ज्यादा फिल्म्स बनाई गई, टेलीविजन ड्रामा बनाया गया है ना, थिएटर्स में परफॉर्म करा गया उसको। और इनफैक्ट उस पे एक ओपेरा भी निकला था। ओपेरा आप समझते हैं क्या होता है? हाँ, जो गाना गाया जाता है। ये तो गा के नहीं बता सकती हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं। तो तो उसके ऊपर इनफैक्ट एक ओपेरा भी आया था बेस्ड ऑन द डायरी। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation, and Frank has become one of the most renowned and discussed of the हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। ये क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनको जो नाजी थे जिनने ले गए थे उनको और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उनके साथ टॉर्चर करा गया था, तो ऐसे जो विक्टिम्स होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनको बोला जाता है हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। ठीक है, तो अब जो एन फ्रैंक थी वो क्या हो गई थी? वो उनकी जो डायरी थी उसको इसलिए लोगों ने इतना पसंद करा क्योंकि उनने एकदम ट्रांसपेरेंटली जो चीजें वहां उनके साथ हुई वो सारी चीजें उनने क्या करी, काफी अच्छी तरीके से जो अपनी बुक थी उस पे उतार दी। ठीक है, जो अपनी डायरी पे लिखती थी उस पे उतार दी, और एकदम लाइव चीज पता करना किसी भी चीज के बारे में कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है किसी के लिए, राइट? ठीक, ये एन फ्रैंक की फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, और इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। ठीक है, तो ये एक थोड़ा ह्यूमरस वे हो सकता है, थोड़ा सरकास्टिक वे हो सकता है कि बोल रही है कि ये फोटो है और मैं चाहती हूँ कि शायद मैं हमेशा ही ऐसी लगती, जिससे और अगर वो कोई ऐसा दिख रहा है तो शायद मेरे पास एक चांस होता हॉलीवुड में भी एंटर करने का। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो अब जो एन फ्रैंक हैं वो अपन लोगों को एक शॉर्ट समरी दे रही हैं उनकी बुक के बारे में कि उनकी बुक क्या है। कि अब जैसे रैंडमली मैं किसी एक इंसान की बुक उठा के पढ़ने लगूंगी तो शायद आपको उतना मजा ना आए, बट वो थोड़ा अपने कैरेक्टर को डिफाइन कर रही हैं, अपनी लाइफ बता रही हैं, आपको एक क्या बोल सकते हैं स्टार्टर दे रही हैं, है ना, डिनर के पहले। तो आप उनका स्टार्टर पढ़िए। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me.
ठीक है। तो वो बोल रही है डायरी में लिखना है काफी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो सकता है कोई मेरे जैसे इंसान के साथ, है ना। जैसे कि मैं भी, इफ यू टेल मी टू राइट ऑन इन डायरीज, तो आई थिंक मैं नहीं लिख पाऊंगी, बिकॉज ऑब्वियसली पहला थॉट यही आता है कि क्यों लिख रहे हैं, है ना। कोई भी अपन डायरी में लिखे तो कोई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि शायद कोई और तो बहुत ही छोड़ो, मैं भी नहीं पढ़ूंगी कभी, एंड कोई और ने पढ़ भी लिया तो भाई बेइज्जती। ठीक है। तो ये मैं अपना बता रही हूँ, ये एन फ्रैंक नहीं बता रही हूँ। एन फ्रैंक क्या सोचती है कि अपन यहाँ पढ़ते हैं, not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things out of my chest. अब उनने जब डायरी लिखने का उनके पास ऊपर एक थॉट आया उनमें कि क्यों ना डायरी लिखना स्टार्ट करें, तो उसके बाद सबसे पहली चीज उनके दिमाग में क्या आई थी कि एक डायरी लिखना बहुत मुश्किल हो सकता है किसी के भी लिए, और मेरे जैसे इंसान के लिए तो बहुत ही ज्यादा। और क्या मतलब है डायरी लिखने का, इसको नीदर आई नॉर को एनीवन, मतलब ना मैं और ना कोई भी इसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि एक 13 ईयर ओल्ड लड़की क्या चाह रही है या क्या उसके साथ क्या हुआ लाइफ में। अपन एक 13 ईयर ओल्ड इंसान बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आई woke up today at 7 o'clock in the morning, I went to school, I came back from school, yeah, I met all of my friends there, I came back from school, I had my लंच और XYZ चीजें, और फिर देन आई वेंट टू कोचिंग और ये और वो एंड देन आई स्लेप्ट, है ना। बट एक 13 ईयर ओल्ड इतना ही लिख सकता है। बट अब जो एन फ्रैंक थी उनकी डायरी, मे बी बिकॉज उनके साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसकी वजह से इतनी ज्यादा वैल्यूएबल, इतनी ज्यादा अच्छी निकला उनका ये डिसीजन डायरी लिखने का, कि अभी वो, जैसे अपन लोगों ने पढ़ा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली बुक्स में से एक है। पर उनने पहले उनके दिमाग में थोड़ा एक ऐसा थॉट आया कि क्या यार इसको तो कोई नहीं पढ़ेगा, पर फिर उनने अपने आप को क्या सोचा कि नहीं, मेरे को लिखना है। इसलिए नहीं कि कोई पढ़ेगा, बट बिकॉज उनके पास कोई अच्छा फ्रेंड नहीं था, तो उनके साथ कितनी सारी चीजें चल रही थी, उसको अपने थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, है ना। मतलब ऐसे बोलते हैं ना, जैसे अपन को किसी के लिए कुछ बेकार लगा हो, तो अपन ने बोल दिया हो यार तुमने ये करा था हमें पसंद नहीं आया, तो अपन ने क्या बोल दिया, या तो ये करने से क्या होगा, अपने मन में जो बात थी वो अपन ने किसी को बता दी, तो अपना मन हल्का हो गया। एग्जैक्टली exactly. तो सेम चीज यहीं पर ही, जैसे अपने यहाँ नहीं बड़े बोलते हमारा तो मन हल्का हो गया, है ना। तो वही वो बता रही हैं कि ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, बिकॉज शायद उनका कोई मतलब इतना क्लोज बॉन्ड नहीं है अभी किसी से, तो वो उनको कोई एक ऐसा चीज मिल रही है जिसके साथ वो चीजें जो है अपनी शेयर कर सके। ठीक है। ठीक है। अब ये काफी अच्छी लाइन है जो एन फ्रैंक ने बोली हुई है, काफी अच्छी। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ठीक है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एंड ऑब्वियसली अगर आप कभी कोई पेपर पे लिखोगे तो कोई पेपर आपसे नहीं बोलेगा बस कर जा यार कितना बोल रही है, चुप हो जा, 7वीं फेल, है ना। तो पेपर ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला है। बट यस, इंसानों में क्या होता है कि मतलब ह्यूमंस को ट्रस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है टाइम्स, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा टाइम्स, बिकॉज किसी को अपन मान लो ट्रस्ट करने में अपन के सामने, अब आपने किसी से अपना सीक्रेट शेयर करा, अब आपको नहीं पता कि वो सीक्रेट आगे भी जा रहा है ना। आपने बोला मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, किसी को बताना मत, कहेगी ठीक है। फिर वो अपनी दोस्त के पास जाएगी, मैं ना तुझे एक बात बता रही हूँ तो किसी को बताना मत, वो कहेगी ठीक है। वो अपनी दोस्त के पास जाएगी, मैं ना तुझे एक बात बता रही हूँ पर तू किसी को बताना मत। तो बात जो है वो एक्चुअली सबको पता है पर किसी को नहीं पता, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो एग्जैक्टली वही। तो और हो सकता है आपका जो इवन आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, बट एट टाइम्स कुछ समटाइम्स ऐसा हो कि आप उसको सुना रहे हो, पता है ऐसा हुआ, पता है फिर ये हुआ, फिर पता है ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, और वो बेचारी यूं ही देख रहा है कि यार ये कब बंद होगा, यार ये तो चालू ही हो जाता है। या कभी आप लोग जैसे आप लोग देखते हो कि ऐसे आता है कि मैं अपने दोस्त से बोलूं यार मेरी जिंदगी बहुत खराब चल रही है, तो वो सामने से शुरू हो जाते हैं, अरे तेरी
तुझे मैं बताता हूँ दिक्कत होती क्या है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ भाई, तुझे पता है फिर क्या हुआ? तो वो अपने दुखड़े दुखड़े पहले सुनाने लगता है। तो भाई बोल रहे हैं कि देयर आर काफी कम गुड लिसनर्स एक्चुअली। तो वही वो जो एन फ्रैंक है वो बता रही है इस चीज में कि जो पेपर है उसमें बहुत ज्यादा, उसमें काफी ज्यादा पेशेंस होता है एक इंसान से, ठीक है। I thought of this thing on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was boarding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read the stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. ठीक है। तब जो एन फ्रैंक है वो बोल रही हैं कि मतलब वो इस पैरा में ये बता रही हैं कि उनको ये जो सेइंग है ये इनके दिमाग में आई। सेइंग मतलब ऐसे, सेइंग मतलब ये नहीं कहते नहीं कि हमारे यहाँ एक बोल है या हमारे यहाँ कुछ ऐसा ऐसे बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये एक सेइंग है, ठीक है। तो अब वो जो एन फ्रैंक है वो बता रही हैं कि ऐसी सेइंग उनके दिमाग में आई, फिर वो काफी मतलब एक डिलेमा में थी कि लिखना चाहिए या नहीं, बट देन उन्होंने क्या रियलाइज करा, एग्जैक्टली द थिंग उनके दिमाग में आई कि जो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ठीक है। हाँ, पेशेंस देन पीपल। तो ये चीज जब उनके दिमाग में आई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, व्हाई नॉट टू राइट, है ना। और वो उनका बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी वो। उन्होंने डिसाइड करा कि वो अब ये जो अपनी डायरी है वो किसी को रीड नहीं कराने वाली है, ठीक है। तो जब तक उनको ऐसा लगा जब तक मेरा कोई फ्रेंड नहीं बन जाता है काफी अच्छा, तो मैं क्यों ना ये जो अपनी बुक है, अपनी डायरी है, अपनी डायरी को उन्होंने क्या बोला हुआ है, स्टिफ बैग नोटबुक, स्टिफ बैग नोटबुक, ठीक है। ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी। इसमें ये बता रही हैं कि जो बुक होती है, जैसे अपने नॉर्मल जो आपने बुक देखी होगी वो उसका जो कवर होता है आगे पीछे का वो काफी नॉर्मल होता है, बट जो डायरीज होती हैं उनका जो फ्रंट का भी कवर होता है और जो बैक कवर भी होता है वो काफी ज्यादा मोटा और सख्त होता है, ठीक है। अब किस कुछ ज्यादा नहीं तो आप लोगों ने एलआईसी वाली डायरीज तो देखी ही होंगी सबने, तो उसमें भी दिखता है जो स्टार्टिंग का जो कवर होता है वो कार्डबोर्ड का होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है वो एक्चुअली। तो आगे और पीछे का जो कवर होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो वो यही बता रही है जो स्टिफ बैग्ड नोटबुक होती है जिनको ग्रैंडली क्या बोला जाता है, डायरी में रेफर करा जाता है, ठीक है। Now I'm back to the point that prompted to me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. I don't have a friend. मतलब वो सीधे काफी क्लियरली बात कर रही हैं कि जो पहली चीज थी मेरे को लगी जिसने मुझे काफी ज्यादा इनकरेज करा लिखने के लिए, वो क्या थी कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ईच वन ऑफ अस हैव समवन जिसके साथ वी कैन, जिनके सामने वी कैन बी ट्रांसपेरेंट। नो मैटर वो पर्सन आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई कजन हो सकता है, आपकी कोई आंट अंकल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट वी ऑल हैव दैट वन पर्सन जिसके सामने वी कैन बी ट्रांसपेरेंट, है ना। वी डोंट नीड टू क्या थिंक, ठीक है, कि अपन कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो कि मतलब बोलने से पहले अपन को सोचना ही नहीं पड़े, कह दो कि ये समझ जाएगा। इनफैक्ट देयर आर ऑल्सो पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से बिफोर यू से इट, मतलब आप आपके बोलने के पहले ही वो समझ जाते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे थे। आप भी किसी के एक ऐसे पर्सन हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको ये मानता हो, है ना। तो अब यहाँ पर यही बता रही है वो कि उनके पास जो ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई फ्रेंड या ऐसा कोई भी इंसान नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मतलब कि मैं इसको काफी ज्यादा और सफाई से आपके सामने रखती हूँ। Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, है ना, कि मतलब देखा जाए तो ऐसा कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये 13-year-old गर्ल इस पूरी दुनिया में अकेली है। बिकॉज यस, अगर 20 to 24 year old या 18 19 20 year old की बात करें तो हाँ, ये जहाँ पर आप एट टाइम्स अकेले पड़ जाते हो, है ना। बट एक 13-year-old एक जो किड होता है, अपन लोगों को एक्चुअली जो बड़े लोग होते हैं, है ना,
जो बड़ी एजेस होती है उन लोगों को किसी से फ्रेंडशिप करने के या किसी से अपने सीक्रेट शेयर करने के पहले काफी ज्यादा सोचना पड़ता है। फ्रेंड्स अपन लोग ऐसे, क्योंकि अपन लोगों में शायद थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है या क्या, कि अपन जैसे ग्रुप ऑफ मतलब बंच ऑफ पीपल अगर खड़े हुए हैं तो अपन जाके रैंडमली बात करना नहीं स्टार्ट कर सकते कि मेरे घर पे तो ये है, या अब तुम्हें पता है ऐसा हुआ, नहीं कर सकते। बट जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है कि आज खेलने निकले हैं, वो लोग खेल रहे हैं, घुस गए, क्या खेल रहे हो, कि चलो खेले, अट्टे बट्टी करते हैं, वो ऐसे करके कुछ करते हैं ना, तो वो स्टार्ट हो जाता है उन लोगों का। और एक 13 ईयर ओल्ड के लिए क्या ही सीक्रेट्स होंगे, कुछ भी नहीं, कि मेरी चॉकलेट यहाँ छुपी हुई है शायद। पर आजकल के 13 ईयर ओल्ड काफी ज्यादा आगे निकल रहे हैं, काफी ज्यादा ही आगे निकल रहे हैं एक्चुअली। व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड, मैं तो बहुत ही ज्यादा, क्या बोल सकते हैं, डम थी, बहुत ज्यादा। तो मेरे भी सीक्रेट्स ऐसे ही होते थे व्हेन आई वाज 13 कि मैंने मेरी बहन की चॉकलेट खा ली और मैंने नहीं बताया कि मैंने खा ली, रबिश। बट वही जो एन फ्रैंक है वो बता रही है कि कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि 13 ईयर ओल्ड लड़की अकेली है। और फिर वो आगे बोल रही है एंड आई एम नॉट, और वो है भी नहीं, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 ईयर ओल्ड सिस्टर and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunt, and a good home. No one, nay, no, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. All I think about when I'm with friends is having a good time. ठीक है, वो बता रही है कि उनके जो उनके पास पेरेंट्स हैं, उनकी 16 ईयर ओल्ड बड़ी बहन, एक एल्डर सिस्टर है, और उनके साथ काफी सारे लोग हैं, उनकी अंकल आंट है, और वो को 30 पीपल को अपना फ्रेंड कंसीडर कर सकती है। बट आखिरी में उन्होंने क्या बोला, बट वो किसी को भी ट्रू फ्रेंड नहीं मानती, क्योंकि उनके हिसाब से फ्रेंड क्या होता है, जिसके साथ अगर अपन रहते हैं तो अपन हैप्पीएस्ट होते हैं, है ना। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, तो अगर आपका फ्रेंड आपके साथ, आप 2 घंटे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गए, तो वो 2 घंटे आपके पूरे दिन के सबसे बेस्ट आवर्स होते हैं, है ना। तो वो भी वही बता रही हैं, बट उनके जो फ्रेंड्स है, जो 30 फ्रेंड्स वो गिन सकती हैं अगर उनको कोई बोले, तो उनके साथ में उनको क्या अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसा एक बहुत ही ज्यादा हैप्पीली फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer. And that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In any case, it's just how things are, and unfortunately, they're not liable to change. This is why I've started the diary. Okay. Confide का मतलब लिखा है to tell personal things privately to a person that one trust. ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो एन फ्रैंक है वो अपनी डायरी में लिख रही हैं, उन्होंने स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन दिया अपनी लाइफ का, अपने बारे में, और वो क्यों, क्या पर्पस है उनका डायरी लिखने का, उनने सारी चीजें जो आप उनका फर्स्ट जो पेजेस हैं उन पे क्या करी गई है, उन पे बताई हुई है। तो वो अब उसमें वो ये चीज बता रही हैं कि ऐसा नहीं कि मतलब मैं किसी को अपनी ऑर्डिनरी चीजें नहीं बता सकती कि आज मैंने ये खाया है, नहीं, ऐसे तो बहुत लोग हो सकते हैं, ऐसे तो वो शेयर कर सकती है, बट जो उनके डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स हैं, जो उनकी कुछ पर्सनल प्राइवेट चीजें हैं, बातें हैं, जो वो, पर वो जो बातें हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, बट फिर उनको ऐसा लग रहा है शायद इसमें उनकी ही गलती है कि वो अपने आप को इतना ज्यादा ओपन अप नहीं कर पा रही है, वो लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, या वो लोगों को वो स्पेस नहीं दे रही है ना। हो सकता है ये इनकी प्रॉब्लम हो, पर प्रॉब्लम यही है कि वो जो उनकी कुछ प्राइवेट चीजें हैं, कुछ डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स है, कुछ ऐसी बातें हैं जो अपन शेयर करना चाहते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको ऐसा कोई नहीं मिल पा रहा है जिससे वो ये चीजें शेयर करे। तो इसलिए दिस वाज द पर्पस कि उन्होंने क्या करा, दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, डायरी लिखना स्टार्ट करा। ओके, नेक्स्ट, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. ओके, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक काफी अच्छे एक इमेजिनेशन में उनने जो फ्रेंड बना रखा है, मतलब ऑल ऑफ अस एक टाइम पे कि अपन क्या एक इमेजिनेशन बन जाती है अपनी
XYZ पर्सन को लेकर, है ना, कि मेरा तो बेस्ट फ्रेंड पता है ऐसा होगा ऐसा होगा। इनफैक्ट दीज डेज हर कोई पूछता है कि व्हाट इज योर टाइप, है ना, तो झूठ मत बोलो, तुम लोग भी उनमें से ही एक हो, है ना, तो नहीं पूछना चाहिए, गलत बात, पढ़ाई करो, 10th है, ठीक है। तो अब वही चीज वो उनने उनने बताई हुई है कि उनने जो एक इमेजिनरी फ्रेंड बना रखा है अपने दिमाग में, जिससे तो अच्छा कोई है ही नहीं, है ना, तो उसको सोचते हो लॉन्ग अवेटेड, मतलब काफी आप किसी चीज के लिए काफी टाइम वेट करते हो किसी चीज का बहुत ज्यादा, तो आपके दिमाग में बहुत वो, अब आपको अभी अपने आपके 10th के रिजल्ट का वेट है, तो आप लोग क्या सोच रहे हो, कोई कोई को लग रहा है इस बार तो 90 यू, इस बार तो कोई कह रहा है 90 99 यू, 99% कहीं नहीं गए भाई, अभी से पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ मैं, पढ़ रहा हूँ मैं, पर अगर इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात यही आ जाती है वापस इस चैप्टर पे। तो वो बोल रही है कि वो बिना कोई ऐसा टाइम वेस्ट करते हो या कोई फैक्ट्स जॉट आउट मतलब एकदम लिखने लगना, वो नहीं चाह रही है ऐसा कि वो कि हाँ आई वेक अप एट 7 AM इन द मॉर्निंग वाला रूटीन ना लिखते हुए डायरी में कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, माय मॉम स्कोल्डेड मी, माय डैड ये और माय सिस्टर ये, ऐसे नहीं, बट वो क्या चाह रही हैं कि वो जो उनकी डायरी है जिसका नाम उन्होंने किटी रखा हुआ है, उसको एक एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करे। आप अपने फ्रेंड को ऐसे नहीं समझाते हो, आज ऐसे नहीं बोलते हो हाय दोस्त आज पता है मैं 7 बजे उठा, उसके बाद मैंने चाय पिया, उसके बाद मैं नहाया और फिर मैं तैयार होके स्कूल आया, मैं देखो यहाँ पे पढ़ा मैंने और फिर मैंने लंच करा, तो आप ये नहीं करते हो, है ना। तो क्या होता है, आप जिस तरीके से अपने दोस्त से बात करते हो जो एन फ्रैंक है, वो भी सेम तरीके से उनकी जो डायरी है जिसको अभी उनने अपना दोस्त मान लिया है काफी अच्छा, जिसका नाम उनने क्या रखा है, किटी, उससे भी वो ऐसे ही बात करने वाली है। ओके, सिंस no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ एन फ्रैंक के जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उनके जो बिहेवियर है, वो जो जैसा चाह रही है। तो अभी उनने क्या बोला है कि ऐसा नहीं कि कोई किसी को समझ में ही नहीं आएगा, अगर मैंने अपनी डायरी में मेरी और जो किटी की जो बातें आपस में वो कोई पढ़ेगा तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा, तो लोगों को ताकि चीजें क्लियर रहे इसलिए मैं अपने आप के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। और यही एक ऐसी चीज है जो उनको करना बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें अपने बारे में अपनी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ के बारे में किसी से शेयर करना नहीं पसंद है, किसी को सुनाना नहीं पसंद, बट अब वो कह रही है कि अब मैं ये करती हूँ, ठीक है। तो ताकि आप लोगों को क्या रहे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहे आगे मेरी जो डायरी है उसको पढ़ने में, आप लोगों को जो बेस हो मेरी लाइफ के बारे में मेरे बारे में वो पता हो। My father, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister, Margot, was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on July 12, 1929. ठीक है, तो अब इसमें आप लोगों को ये चीज बिल्कुल पता होनी चाहिए कि जो उनके वो अपने फादर की तारीफ कर रहे हैं कि इनसे अच्छे पापा मैंने कहीं नहीं देखे, हर कोई को अपने पापा बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद वो बता रही है कि और उनने जो उनकी मदर थी उनसे तब तक शादी नहीं करी जब तक उनके फादर की एज थी वो 36 और जो ममा की एज थी उनकी वो 25 नहीं हो गई, ठीक है। उसके बाद इन 1926 में जो उनकी बहन थी जिसका नाम था मैरगॉट, उनका बर्थ हुआ और उसके 3 साल बाद इन 1929 में 12 जून को जो एन फ्रैंक है उनका बर्थ हुआ, ठीक है। इनने ये अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अपन को दे दिया है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, और अपनी बहन का बर्थ उनका बर्थ उनने सारी चीजें अपने सामने क्लियर कर दी है। अब वो ये बता रही हैं कि वो कहाँ रहती हैं, सारी चीजें। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, जब तक वो 4 साल की थी तब तक वो कहाँ रह रही थी, फ्रैंकफर्ट में। माई फादर emigrated टू हॉलैंड इन 1933। अब जो उनके पापा थे वो काम के सिलसिले में जब अपना ट्रांसफर हो जाता है तो उनके पापा का 1933 में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया और वो फ्रैंकफर्ट से कहाँ चले गए, हॉलैंड, ठीक है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है। माय मदर एट होलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen.
to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि जो उनकी ममा थी उनने भी अपने उनके जो फादर थे उनके साथ होलैंड में क्या कर लिया, वो डे भी शिफ्ट कर लिया। और उसके बाद ये कब की बात है, ये बात है इन सितंबर की। ठीक है, अब उसके बाद दिसंबर में जो उनकी बहन थी, हाँ मेरगॉट, उनने क्या वो भी उनको फॉलो करते हुए वहां चली गई होलैंड में। और फेब्रवरी में जो एन फ्रैंक थी उनको एज अ बर्थडे प्रेजेंट की तरह से जो होलैंड था अपनी बहन के बर्थडे पे उनको भेजा गया। ठीक है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। ये ऐसे नर्सरी स्कूल होते हैं जैसे कि प्ले स्कूल, जहां पर क्या होता है मस्ती मजाक के गेम्स खिलाए जाते हैं, चीजें मतलब काफी इंटरेस्टिंग तरीके से जब बच्चों को पढ़ाया जाता है। I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Miss क्या Cooperus, ये कैसा नाम हुआ, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. यहाँ पे क्या होते थे, फॉर्म हुआ करते थे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सिक्स फॉर्म, ऐसे करके हुआ करते थे, कुछ उनका सिस्टम होगा स्कूलिंग का। तो वो उसमें बता रही हैं कि वो काफी अच्छा निकला, उनने उनकी हेड मिस्ट्रेस थी उनसे भी उनकी काफी ज्यादा बनती थी, वो लोग काफी बात करते थे, बट आखिर में क्या हुआ, काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुई। In the summer of 1941, Grandma fell ill, and I had to have an operation. Fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब उनने अपनी ग्रैंडमा के बारे में बता रही हैं वो कि सब 1941 की समर में जो उनकी ग्रैंडमा थी वो उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से जो उनका बर्थडे था जून में, वो क्या हुआ, वो काफी ज्यादा ऐसे ही सेलिब्रेट हो गया, थोड़ा बहुत काफी स्मॉल सेलिब्रेशन था, वो सेलिब्रेशन हुआ और खत्म हो गया। एंड देन और फिर उसके बाद 1942 में जो उनकी ग्रैंडमा थी उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अब उनने फिर अपनी एक काफी अच्छी अंदर की बात बताई है कि वो अपनी ग्रैंडमा से काफी ज्यादा अटैच्ड थी और वो अभी भी उनके बारे में काफी ज्यादा बार सोचती रहती है। ठीक है, और फिर उसके बाद उनका जो बर्थडे आया उसको उनने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करा, काफी ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा। क्यों, ताकि जो बाकी लोग थे उनको और जो पिछले बर्थडे थे उनको कवर करने के लिए, कि इतना कुछ था तो उनको उनका मेकअप करने के लिए कि इस वाले बर्थडे में हो जाए, उन लोगों ने करा। और उन्होंने अपनी जो ग्रैंड मदर थी उनकी फोटो के नीचे एक कैंडल जलाकर भी रखी हुई थी उनकी याद में। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब वो अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं, कौन, वो उनकी सिस्टर और उनके पेरेंट्स, ये वो अब थोड़ा ठीक है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. ठीक है, तो उन्हें पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया और अब वो क्या बता रही हैं, तो ये सारी चीजें बताने के बाद अब मैं अपनी प्रेजेंट डेट जो कि 20th जून 1942 है उस पे आ गई हूँ। और अब अपन लोग की मतलब अपन अब आगे बढ़ते हैं, अपन इसके ऐसा बताना चाह रही है, वो आ गई हूँ। और अब जो उनका डेडिकेशन है एक डायरी लिखने के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब उन्हें डायरी लिखने में क्या हो गया है, इंटरेस्ट आने लगा है। ठीक है, ओके। डियरेस्ट किटी, अपन जब भी कोई डायरी स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने डायरी एंट्री भी पढ़ा होगा, तो क्या लिखते हैं, डियर, डियर डायरी, डियर डायरी। पर अब जब वो उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा हुआ है, किटी, और वो उनकी डियरेस्ट मतलब सबसे प्यारा, ठीक है, डियर मतलब प्यारा, डियरेस्ट मतलब सबसे प्यारा, तो वो किटी को अब उनकी उतनी अच्छी दोस्त उनने मान लिया था किटी को, ऐसा अपन समझ सकते हैं इस चीज से। Our entire class in quacking in its boots. Quacking in its boots मतलब क्या होता है, जब अपन काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं या कभी अपन किसी चीज के लिए बहुत टेंस्ड होते हैं, तो अपने पैर ऐसे 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 पैर होते रहते हैं अपने, है ना।
अपन लोग अपने जो पैर हैं उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये एक साइन होता है कि आप बहुत ज्यादा नर्वस हो, टेंस्ड हो या एंशियस हो किसी भी चीज को लेके, ठीक है। तो वो वही बता रही है कि जो अब पूरी क्लास जो थी वो काफी ज्यादा नर्वस थी, टेंस्ड थी। क्यों? द रीजन, अब उसका रीजन बता रहे हैं वो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। कभी डर या नर्वसनेस के कारण अपन लोग के जो पैर है, जो बूट्स है, वो जब अपन लोगों के शेक होते हैं, ठीक है। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who'll move up to the next form and who'll be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have stocked their entire holiday savings, stock their entire holiday savings on their bed from morning to night. It's you're going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. Even G is pleading, Glenn's and my anger outburst can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. ठीक है, ये भी इनने काफी अच्छी चीज बोली है, टीचर्स आर द मोर अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, एग्जैक्टली। ओके, तो अब वो डियरेस्ट डायरी में वो अब एक इंसिडेंट स्टार्ट कर रही हैं, जिसकी उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे बताई कि जो पूरी क्लास है वो काफी ज्यादा नर्वस है और फियर है, और उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है फोर्थ कमिंग मीटिंग। अब इसमें क्या होगा, जो टीचर्स होंगी वो जो क्लास में बच्चे होंगे उनमें से डिसाइड करेंगी कौन कौन बच्चे हैं आगे जो आगे पढ़ रहे हैं और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अब घर जाएंगे, ठीक है, समझ सकते हैं आप। अब उसके बाद क्या हुआ, जो उनकी फ्रेंड थी जिसका नाम उन्होंने बताया हो, कि मतलब पहले तो वो बता रही है कि जो पूरी क्लास है वो बेट लगाई हुई है, वो कहते हैं ना शर्त लगा ले, शर्त लगा ले, तू तो जाएगी, शर्त लगा ले मैं तो जाऊंगी। यार कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं आपस की बात भी नहीं कर रहे होते हैं, शर्त लगा ले, वो जो लड़की दिख रही है ना वो आगे जाएगी, शर्त लगा ले, वो दिख रही है ना घर जाएगी, कितने की लगी बता, है ना, ये होता ही है। तो अब वो बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे बेट्स लगाए हुए हैं, और वो जो उनकी फ्रेंड है एक जीएन करके, वो बहुत ज्यादा हंस रही है उनके पीछे जो दो सिली बॉयज बैठे हुए हैं उनके ऊपर, क्योंकि उनने जो उनकी पूरे हॉलीडे की सेविंग थी वो इस बेट में लगा दी है कि अब वो हारे तो उनकी पूरी हॉलीडे की सेविंग्स गई, ठीक है। तो अब इसमें जो एन फ्रैंक है वो अपना भी बता रही हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हैं कि अगर मैं होती तो सच बात बताऊं तो मेरी क्लास में बहुत ज्यादा डमीज है। डमीज मतलब डम, काफी ज्यादा डम लोग हैं। तो अगर मैं होती तो मैं क्लास में से 1/4 बच्चों को ही आगे जाने देती, बाकी सबको निकाल देती, ठीक है। तो और उन्हें उनके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, है ना। पर आखिरी में वो क्या बोल रही है, टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। ओके, I'm not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I'm not sure about is maths. है ना, देखो एक चीज और रिलेट कर ली मैंने, I was never sure about maths, never. Anyway, anyway, all we can do is wait. Until then, we kept telling each other not to lose heart. ठीक है, तो अब वो बोल रहे हैं कि उनके हिसाब से वो और उनकी जो दोस्तें थी वो लोग आगे हो ही जाएंगे, बस उन्हें एक ही सब्जेक्ट का टेंशन होता है जो कि क्या है, मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स उनको उनको नहीं आती होगी, उन्हें नहीं अच्छी लगती होगी। फिर वी कैन फिर उनको लगता है कि अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपन सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, है ना। और उसके अलावा जब तक नहीं आता है, टीचर्स नहीं बताती हैं, तब तक अपन लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, एक तरीके से तसल्ली दे रहे हैं कि देख कोई बात नहीं, बी क्या, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग, हो जाएगा, क्योंकि क्लास में अभी तक तो ये चल रहा है कि तेरा तो हो जाएगा। तो कह रही नहीं मेरा नहीं होगा, मेरी कुछ नहीं पड़ा, अरे हो जाएगा, कह रही अरे नहीं होगा, हो जाएगा। तो ये नॉर्मली होता है, जैसे कि पेपर में तू तो टॉप करेगी, मैंने तो पढ़ा ही नहीं था कुछ, और आखिरी में वही लोग टॉप कर जाते हैं, बच के बैठना, ठीक है। I get along pretty well with all my teachers. तो वो बता रही है कि उनकी बाकी की जो टीचर्स थी उनसे काफी अच्छी बनती थी। There are 9 of them. ठीक है, 9 टीचर्स थी जिनमें से 7 मैन थे और 2 वुमेन थी, ये आपको याद होना चाहिए। Mr. Keesing, the old foggy who teaches Podgy, ये क्या होता है, मतलब ओल्ड फैशन्ड पर्सन, जिनको लेम हो, आए किताब खोली पढ़ाया बंद करी चले गए,
ऐसे इंसान थे। कौन? मिस्टर कीसिंग। अब वो मिस्टर कीसिंग के बारे में बात बता रहे हैं। तो उनके जो स्कूल था उसमें कितने टीचर्स थे ऑल टोटल? उनमें 9 टीचर्स थे, और जिसमें से जो 7 थे वो मेन थे, और जो बाकी के 7 वर मैन, और जो बाकी के 2 थे वो कौन थी? वो वुमेन थी। ठीक है, तो मिस्टर कीसिंग की बात हो रही है, और वो क्या पढ़ाते थे उनको? वो उनको मैथ्स पढ़ाते थे। Was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework and essay on the subject a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I'd worry about that later, I decide. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. तो अब जो मिस्टर कीसिंग थे वो उनसे काफी ज्यादा अनॉयड रहते थे, उससे काफी ज्यादा गुस्से में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी। ठीक है, तो अब एक दिन क्या हुआ, उससे काफी ज्यादा अनॉय होके जो मिस्टर कीसिंग है उन्होंने क्या बोल दिया कि यू हैव टू राइट उनको एक होमवर्क दे दिया दैट यू हैव टू राइट अ लेटर, और लेटर का क्या एक यू हैव टू राइट अ ऐसे, और ऐसे का क्या टॉपिक था? द आ चैटर बॉक्स। ठीक है, तो अब जो एन फ्रैंक है वो बोल रही है ये बड़ा चैटर बॉक्स कैसा टॉपिक हुआ, और इस पे कोई क्या लिख सकता है? फिर वो क्या डिसाइड करती है, अब इस बारे में अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। जो अब उनने फिर जल्दी से क्या लिखा है यहाँ पे? आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन मतलब फटाफट उनने लिखा, कॉपी को बंद करा और अपने बैग में रख लिया। ठीक है, और उनने फिर क्या करा? फिर उन्हें ट्राई करा कि अब वो थोड़ा सा शांत बैठ जाए। ठीक है, that evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. मतलब उस इवनिंग पे जब उन्होंने अपना सारा काम होमवर्क खत्म कर लिया था, उसके बाद उनकी कहाँ नजर गई? ऐसे पे जो उनको लिखने को दिया गया था। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. ठीक है, अब क्या हुआ? अब वो बोल रही है कि वो उनका जब सारा होमवर्क खत्म हुआ तो उनकी नजर गई उस चीज पे, मतलब वो होमवर्क पे, कि अब उनको एक ऐसे भी लिखना है। तो उनने बोला कि मैं कुछ भी कर सकती थी, मैं काफी ऐसे पेपर में तुम लोग यही करते हो ना, कि या मैडम को कोई आंसर लिखना हो तो ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 पेज तो 1.5 पेज तो लिखना ही पड़ेगा उस पे, या 2 पेज तक 2.5 पेज तक भी जाओ को इतना तो लिखना ही, मतलब देखिए कि आंसर 5 नंबर का है तो तुम लोग क्या करते हो? माय, फिर 2 लाइन छोड़ के आगे जाके नेम, फिर और आगे जाके इज, ताकि तुम लोगों का क्या पेज भर जाए। तो ये जो तुम लोगों की डर्टी ट्रिक्स होती है ना, ये सारी मैम को पता होती है, तो ये तुम लोग करना बंद कर दो जरा। ठीक है, वो ये कर सकते हैं, और ये वो सोच रही होती है जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जो कुछ चीजें सोच रहे होते हैं या कुछ लिखने वाले होते हैं, तो अपना जो पेन का टिप होता है उसको एकदम मुंह में लगा के करते हुए सोच रहे होते हैं, तो वो भी वही कर रही होती है। और वो क्या बोल रही है? रैम्बल ऑन, टॉक और राइट एमलेस फॉर लॉन्ग, मतलब वो कह रही है कि मैं तो ऐसे ही तो लिखना है, मैं कुछ भी बकवास कर सकती हूँ इस चीज में। या फिर जो बच्चे करते हैं क्या करते हैं कि जो वर्ड्स है उनको काफी दूर 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 करके लिख सकते हैं, बट उनको क्या करना था एक्चुअली, उनका जो दिमाग था वो क्या था कि मुझको कुछ ऐसी चीजें लिखनी है या ऐसी कन्विंसिंग चीज लिखनी है जिससे जो मिस्टर कीसिंग है वो कन्विंस हो जाए और वो मुझे आगे नहीं डांटे इस चीज के लिए। ठीक है, तो अब उन्हें सोचा, उन्हें सोचा, उन्हें बहुत सोचा, एंड देन उनको एक आइडिया पॉप अप हुआ। और उस आइडिया में क्या था, उनने क्या करा, उनने ऐसे लिखा, और वो ऐसे पढ़कर जो मिस्टर कीजिंग थे वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए और उन्होंने उस पर साइन कर दिया। ठीक है, ऐसे में क्या था? I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. ठीक है, कि जो टॉकिंग है, बात करना, एक स्टूडेंट का ट्रेट ही होता है ना, मतलब सबकी अपनी, एक तरीके से बोला जाए तो बच्चों का काम ही बात करना है ना। तो वो उनने अपने जो ऐसे था उसमें यही लिखा था कि बच्चों का तो काम ही बात करना होता है स्टूडेंट्स का, और मैं कोशिश करूंगी इसको कंट्रोल में रखने की। अब उनने काफी मजेदार लाइन बोली हुई है, वो ये कह रही हैं, बट, अब आ गया एक बट,
that I would never be able to cure myself. कि पर मैं कभी भी अपने आप को ये जो बीमारी बोल दी है अब उनने बातें करने को, इस चीज से क्योर नहीं कर सकती हूँ myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. ठीक है, तो अब यहाँ पे ने काफी अच्छी तरीके से बोल दिया है कि बच्चों का तो ट्रेट ही होता है स्टूडेंट्स का बात करना, और मैं इस चीज पे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, पर मैं इस चीज को क्योर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो मम्मी है, मतलब मेरी जो मदर है, वो मुझसे मुझसे ज्यादा नहीं तो मेरे जितनी बातें तो करती ही है। मतलब वो, मतलब उनकी जो मम्मी है वो अपनी मम्मी की एक कैरेक्टरिस्टिक बता रही है कि वो बहुत ज्यादा बातें करती हैं, वो काफी ज्यादा एक तरीके से टॉकेटिव है। तो वो बोल रही हैं कि मैं अपनी आदतें तो क्योर कर सकती हूँ, बट जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब क्या होता है, क्वालिटीज फिजिकल और मेंटल दैट वंस गेट फ्रॉम वंस पेरेंट्स, जो अपने मम्मी पापा से अपन लोगों को कुछ क्या बोल सकते हैं, हैबिट्स मिलती हैं, कुछ क्वालिटीज मिलती हैं। किसी की मम्मा पेंटर होती हैं तो उनके ऊपर उनमें अपने आप ही वो जो पेंटिंग का आर्ट है वो आ जाता है। कोई के पापा बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं तो वो बच्चों में भी गाने का थोड़े गुण आ जाते हैं, है ना। तो अपन लोगों को या ऐसा बोलते हैं तुम अपनी मम्मी जैसे दिखते हो, तुम्हारी नाक पापा जैसी है, तुम्हारी आंखें अपनी मौसी जैसी हैं, है ना। तो कोई वो बता रहे हैं कि जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं जो अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, आप उसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो वो उसी चीज को बता रहे हैं काफी सरकास्टिकली। अब क्या होता है, मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माय आर्गुमेंट्स, तो उनने इस चीज पर ही आर्गुमेंट्स करे होते हैं। अब वो बता रही हैं जो मिस्टर कीसिंग है उनको काफी ज्यादा हंसी आ रही है उनके आर्गुमेंट्स पढ़ के, उनने हंसा। But when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time, it was supposed to be an incorrigible chatter box. ठीक है, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो कह रही है कि तब तो वो खूब हंस ली है ना, और बढ़िया साइन वाइन कर दिया। फिर अगले लेक्चर की और जब हम प्रोसीड करने वाले थे तब उन्होंने फिर मुझे एक होमवर्क दे दिया कि अब मुझे जो ऐसे लिखना है वो किस चीज पे लिखना है, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब जो कभी क्योर हुई, जो कभी सही ही नहीं हो सकता, ऐसे चैटर बॉक्स के ऊपर लिखना है। ठीक है, I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. ठीक है, उनने वो भी उसने जो एन फ्रैंक है उनने उस चीज के ऊपर लिखकर दे दिया। अगले 2 लेसन्स को जो मिस्टर कीसिंग थे उनको, जब एन फ्रैंक थे उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। फिर however during the third lesson, और थर्ड लेसन की बारी आ रही है। अब ये 2 लेसन तक तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, बट थर्ड मैथ्स के लेसन में क्या हुआ, he finally had enough, है ना, कि now it's on my nerves, it's getting on my nerves। तो अब जो मिस्टर कीसिंग थे उनको अब वो काफी ज्यादा उनकी बात जो थी उनके सर चढ़ गई थी। अब क्या करा उन्होंने, थर्ड लेसन के बाद 2 लेसन से तो वो झेल रहे थे, बट तीसरे लेसन में अब जो उनका पारा था वो हाई हो चुका था। अब उनने क्या करा, he finally had enough, and Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox। तो ये काफी ज्यादा इंसल्टिंग चीज हो गई एन फ्रैंक के लिए, कि अब उन्होंने बोला कि एज अ पनिशमेंट तुमको एक ऐसे लिख कर आना है अब एन फ्रैंक, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा बातें करती हो, काफी टॉकेटिव हो, तो एज अ पनिशमेंट तुमको अब एक ऐसे लिख कर आना है, किस चीज के ऊपर, क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, द क्लास रोड, आई हैड अ लाफ टू। ठीक है, मतलब जो पूरी क्लास थी वो ये जो टॉपिक था क्वाक क्वाक क्वाक, ये सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लग गई। ठीक है, और थोड़ी सी हंसी एन फ्रैंक को भी आ गई। अब दो आई nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox, it was time to come up with something else, something original। ठीक है, अब क्या हुआ, ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, मतलब अपन लोग नई नई चीजें बनाते, जैसे आपको किसी चीज के बारे में मैंने प्रेजेंटेशन बनाने बोला, तो आप लोग क्या काफी ज्यादा डिजाइन करके, काफी ज्यादा इनोवेटिव तरीके से, इन्वेंटिव तरीके से आप उसको बनाकर लाओगे। बट एक ही एक टॉपिक अगर आपको रोज रोज मिल जाएगा तो आप बोर हो ही जाओगे। अब जैसे आपको किसी दिन मम्मी ने बोला खाना बनाओ,
तो आप लोग क्या करोगे, जब खाने की प्लेट बाहर आएगी ना, तो वो बिल्कुल गार्निशिंग के साथ एकदम कोरिएंडर और ये सब चीजें ऊपर रखे हुए एकदम मास्टर शेफ फील्स में आप बाहर लाओगे। वहीं आपको रोज रोज खाना बनाना होगा तो आप क्या कहोगे, बना दिया है, अपने आप लगा लो, है ना। तो एग्जैक्टली आपकी को किसी एक दिन मैगी बनानी होगी तो आपकी मैगी तो दुनिया की बेस्ट मैगी बनेगी, पर वही आपको जब रोज रोज बनानी पड़ेगी तो एक इंग्रेडिएंट कम होता जाएगा और आखिरी में वही पानी में मैगी क्यूब के क्यूब्स डाले, उसमें मसाला डाला, घोली और लो खा लो, है ना। तो ये काफी नेचुरल एक आदत होती है, काफी नेचुरल चीज होती है ये। तो अब वो भी जो एन फ्रैंक है वो भी बता दी कि 3 बार से एक ही एक टॉपिक के बारे में दे रहे हैं, अब उनको कुछ नई चीज के साथ आना चाहिए। एज ए पनिशमेंट भी ठीक है, पर कुछ नया लाओ यार, वो बोर हो गई हैं। पर उन्होंने सोचा अब की बार ना कुछ ओरिजिनल होना चाहिए, तो अब उनकी एक फ्रेंड थी सेन, who's good at poetry, जो कि क्या पोएट्री में काफी अच्छी थी, है ना। पोएट्री मतलब पोएम्स लिखना। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग। अब उनकी जो फ्रेंड थी सर, उन्होंने क्या बोला, उनको ऑफर करा कि चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ ऐसे को लिखने में, क्योंकि शी वाज वेरी गुड एट पोएट्री। ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। अब जो ऐसे था वो पूरा शुरू से आखिरी तक लिखा गया और वो काफी खुशी से कूद पड़ी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him. तो अब इनने काफी ज्यादा ईगो पे बात ले ली थी, तो दिल पे लग गई थी अब तो ये बात उनको, कि जो मिस्टर कीसिंग है वो पूरी क्लास के सामने उनका मजाक बनाना चाह रहे हैं। पर अब की बार मिस्टर कीसिंग को मैं ये एकदम ही बता दूंगी कि ये जो जोक है वो मेरे लिए नहीं, उनके लिए हो, मतलब जो जोक कर रहे हैं वो मुझ पे ना होके उन पे भारी हो जाए। तो अब वो पूरी एकदम तैयारी से गई हैं। आई फिनिश्ड माई पोयम, उनने अपनी पोयम लिखी। इट वॉज ब्यूटिफुल, काफी ज्यादा सुंदर पोयम थी। इट वॉज अबाउट, पोयम किस चीज के ऊपर थी, आप लोग ध्यान देना, कितना प्यारा एक नेचर आ रहा है एन फ्रैंक का, कि कितनी मजेदार कैरेक्टर है वो। तो वो बोल रही हैं, it was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. मतलब ये जो पोयम थी वो किनके ऊपर थी, डक्स के ऊपर थी, जिसमें जो फादर होते हैं उनके, वो उन्हें खा जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक कर रही होती हैं। अब क्योंकि फादर उनके जो फादर स्वैन होते हैं, वो जो डकलिंग्स होती हैं, छोटी डग्स होती हैं, उनको खा जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक कर रही होती है। अब कितनी नॉर्मल सी चीज है, अब कोई डक होगी वो तो क्वैक क्वैक ही करेगी, है ना। डक थोड़ी ना भाव भाव बोलेगी या म्याऊ म्याऊ बोलेगी, जो डक है वो तो क्वैक क्वैक ही बोलेगी। तो एग्जैक्टली वही बात वो अपने मिस्टर कीसिंग है उनको सुनाना बताना चाह रही है, काफी ज्यादा घुमा के टॉन्ट दे रही है वो उनको, और वो उनको ये बता रही है कि जो एन फ्रैंक है वो अपनी पोयम के थ्रू उनको ये रियलाइज कराना चाह रही हैं कि अब बच्चे तो बातें करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो डकलिंग्स है वो स्टूडेंट्स के को रिफर करा गया है, और जो फादर है वो कौन हो गए, मिस्टर कीसिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत हो गया मेरा। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. ठीक है, अब मतलब जब अब जो मिस्टर कीसिंग है उनको वो पोयम काफी अच्छी लगी और उन्हें जो जोक था उसको काफी पॉजिटिव वे में लिया। चाहते तो वो गुस्सा हो जाते और एक और ऐसे दे देते उनको कि स्वान चैटर बॉक्स है एक्स वाई जेड कुछ भी। तो पर उनने वो जो जोक था उसको काफी पॉजिटिवली लिया और उन्हें अपने कमेंट्स भी बताए पोयम के ऊपर कि क्या अच्छा क्या गंदा, अच्छा अच्छा ऐसे करके उन्हें कमेंट्स भी करे पोयम पे, और पोयम पूरी क्लास को भी पढ़ के सुनाई एंड इनफैक्ट बाकी क्लासेस में जाकर भी जो उन्हें पोयम है वो सुनाई बच्चों को। Since then, I've been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तब से लेके अभी तक मैं अलाउड हूँ क्लास में बात करने के लिए, कि मैं बात कर सकती हूँ और मुझे कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं करा गया। On the contrary, Mr. Keesing's always making joke these days. ये काफी ज्यादा ऐसी बात हो गई कि क्या 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 टाइप, कि अब इन सब के बाद जो ऑर्डिनरी डेज भी जो होते हैं उसमें जो मिस्टर कीसिंग है वो काफी ज्यादा हंसी मजाक और जोक्स करते रहते हैं, जबकि अपन को पता था कि उनका नेचर कैसा था, वो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन एकदम पकाऊ सड़ू टीचर थे। बट अब वो काफी ज्यादा जोक करते हुए, काफी ज्यादा मजाक करते हुए जो बच्चे हैं उनको
पढ़ाने लग गए हैं। ठीक है, ये एन फ्रैंक है। काफी अच्छा चैप्टर लगा, काफी मजेदार चैप्टर था एक्चुअली, और स्टोरी भी काफी ज्यादा हार्ट टचिंग थी, क्योंकि यस उनने 15 ईयर की ओल्ड, मतलब 15 ईयर ओल्ड एज में उनकी डेथ हो गई, जबकि कितना प्यारा कैरेक्टर दिख रहा है वो खुद ही। इनफैक्ट आई एम एडमायरिंग हर की, कितना ज्यादा मजेदार कैरेक्टर है इनका, थोड़ा सरकास्टिक, थोड़ा केयरिंग, है ना। और उनने इतना कुछ देखा, क्योंकि जब नाजी का वो हो गया था, रूल हो गया था, वो लोग उन्हें सारी चीजें ऑक्यूपाई कर ली थी, काफी ज्यादा जगह और कंसंट्रेशन कैंप्स बना दिए गए थे, जो उनके अपोजिट जाता था, उन्हें अपोज करता था, उनको उसमें फेंक दिया करते थे। तो काफी ज्यादा क्रूअल और रूड मतलब एटमोस्फेयर था वो, इतनी ज्यादा बेकार कंडीशन थी वो, उसमें जो एन फ्रैंक है वो लिख रही थी। तो आई वुड पर्सनली वांट कि आप लोग ये बुक आपके फ्री टाइम में जरूर रीड करें, क्योंकि इससे आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने मिल सकती हैं, और एक ये ट्रू स्टोरी बेस्ड है ना। तो काफी ज्यादा बहुत ही प्यारा चैप्टर था, बहुत ही अच्छा, बहुत मजा आया चैप्टर पढ़ाने में। आप लोगों को पढ़ने भी में भी आया हो, आई विश। मेरा थोड़ा सा एक्चुअली हेल्थ का इश्यू हो गया था, इसलिए मैं काफी दिनों से आप लोगों के पास नहीं आ पाई थी पढ़ाने, बट यस अब अपन लोगों ने इंग्लिश स्टार्ट कर दी है, तो आई ट्राई कि आपको लेक्चर पे लेक्चर यू मिलते रहे, है ना। तो आज का ये चैप्टर का सेशन अपन यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का सेशन अपन यही खत्म करते हैं, ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है, इसमें एक पोएम बची हुई है। आपका नेक्स्ट है अमेंडा, तो अपन अमेंडा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना पढ़ लो और पढ़ने लगो भाई, आखिरी टाइम पे कुछ नहीं होता, आखिरी टाइम पे पढ़ाई में वही 60-70% आ सकते हैं। अगर आपको इतने ही लाने हैं तो सो घूमो, मजे करो, गेड़ी मारो, गेड़ी गेड़ी मारो। पता नहीं तुम लोग, पूरी जनता परेशान है फ्यूल का, जो पेट्रोल का प्राइस से, और एक ही आजकल के बच्चे हैं, इन लोगों को पता नहीं क्या, इनकी गाड़ी पता नहीं सच में तेल से चलती है, एकदम सरसों वाले। तो ठीक है, तो इट्स ऑल फॉर टुडे। अपन अपना सेशन यही कंक्लूड करते हैं। वही जो मैं हर बार बोलती हूँ, मैं आज भी बोलूंगी कि प्लीज आप लोगों के वैल्यूएबल रिव्यूज दें, अच्छे ही होने चाहिए, पर अच्छे हैं तो प्लीज, तो वैल्यूएबल रिव्यूज होने चाहिए। इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करिए, टॉप लर्निंग के नाम से इंस्टाग्राम हैंडल है, और यूट्यूब पे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। आगे चलते हैं इसी चीज के साथ। फेसबुक का अकाउंट भी है टॉप द लर्निंग करके, तो आप प्लीज फेसबुक पर भी फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। आपको जो मटेरियल है और जो जरूरी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी यहाँ प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, आप लोग अच्छे होगे, आई विश आप लोग अच्छे हो इनफैक्ट, और ऐसे ही बने रहो, तो अपन ऐसे ही आगे आगे पढ़ाई करते जाएंगे। हंसी मजाक के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। खेलना कूदना इज ओके, बट पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, मानो मेरी बात, मानो एक्सपीरियंस बोल रही हूँ मैं, बहुत जरूरी है। ओके किडिंग। तो ठीक है, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए